right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ यहाँ पर टॉप 50 वन लाइनर प्रश्न उत्तर, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की। और यह प्रश्न जो होंगे विभिन्न पुस्तकों से लिए गए हैं और यहाँ पर हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो है यह है, बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कब किया गया। ठीक है, तो गोमती नदी पर जो पुल का निर्माण किया गया 1848 में किया गया था। और यह टाइम था, उस समय हमारे जो कमिश्नर थे कौन थे, लुसिंगटन थे। ठीक है, तो उस समय हमारे कमिश्नर लुसिंगटन थे, उनके समय में गोमती नदी पर जो पुल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब की गई थी। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना नैनीताल के तराई भाबर क्षेत्र में 1883 ईस्वी में की गई थी। अगला है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना नैनीताल में 1867 में की गई थी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना जो की गई थी रेमजे के समय में हुई थी। और इसको करने की जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि उस समय नैनीताल में एक भूकंप आया था 1867 में। जो नैनीताल का सबसे विनाशकारी भूकंप था वो 1880 में आया था, जिसमें लगभग 125 लोग मारे गए थे। उससे पहले ये भूकंप जब आया था 1867-8 के टाइम पे, तो उस समय हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनाई गई ताकि जो भूकंप वगैरह आए या जो भी भूस्खलन आए उनसे बचाने के लिए हिल साइड यानी कि पहाड़ी इलाके को बचाने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न जो यहाँ पर है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले कंजर्वेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के प्रथम कंजर्वेटर के रूप में हेनरी रेमजे को नियुक्त किया गया था। इन्होंने सर्वप्रथम ट्रेल के समय में शुरू हो गया था वनों का, लेकिन कंजर्वेटर के तौर पर वनों को बचाना, ठीक है, वनों के कटान को रोकना सबसे पहले हेनरी रेमजे ने ही किया था। अगला है, एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी कहाँ के निवासी थे। तो एटकिंसन लिखते हैं अपनी बुक में, गजेटियर में, कि जो कत्यूरी थे इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कटूरी से होता है। जो कश्मीर में एक जगह है कटूरी, तो वहीं से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसलिए ये मानते थे कि जो कत्यूरी वंश था वो मूल रूप से कश्मीर क्षेत्र का था और बाद में वो यहाँ आके बस गए थे। ठीक है, अगला है, हुणिया बुग्याल कहाँ है। हुणिया बुग्याल है चमोली में। ठीक है, तिब्बती लोगों को हुणिया या सोका कहा जाता है। ठीक है, तो हुणिया बुग्याल जो है वो चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुड़िंद नरेश किस धर्म के अनुयायी थे। कुड़िंद नरेश जो थे यह बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं, क्योंकि कुड़िंदों के समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज में उत्तराखंड से कितने सैनिक थे। आज़ाद हिंद फौज से लगभग 2500 गढ़वाली सैनिक माने जाते हैं, जिसमें से 800 वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो टोटल 2500 सैनिक जो थे उत्तराखंड से माने जाते हैं, जो विभिन्न बटालियनों से सुभाष चंद्र बोस की फौज में भर्ती हुए थे। आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने गठित की थी, क्योंकि प्रथम ये जो टाइम पीरियड था 1943-45 के टाइम पे था। 43 से आगे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से कई भारतीय लड़ रहे थे, इसमें से उत्तराखंडी भी थे, जिसमें कुमाऊं के लोग भी थे और गढ़वाल के लोग भी थे। इसमें अलग अलग देशों में जाके उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। तो जहाँ पर इंग्लैंड की हार हुई तो वहाँ पर जो बंदी बनाए गए सैनिक थे उसमें कई उत्तराखंडी भी थे। ठीक है, तो उन लोगों ने बाद में क्या करा, सुभाष चंद्र बोस की फौज में भर्ती हो गए। ठीक है, अगला है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब किया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा गठन किया गया सन 1970 में। ठीक है, अगला है, उत्तरांचल यूथ काउंसिल का गठन कब किया गया। उत्तरांचल यूथ काउंसिल का गठन किया गया सन 1976 में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड यूथ काउंसिल जो गठित किया गया था, इसका मेन मकसद था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में प्रतिभाग करना, और इसमें युवाओं ने इसको बनाया हुआ था। ठीक है, संगठन युवाओं द्वारा बनाया गया। अगला है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया गया। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन जो किया गया था 1989 में किया गया। अगला प्रश्न है,
बलडंग नामक आभूषण कौन सी जनजाति द्वारा पहना जाता है? बलडंग नामक जो आभूषण है यह भूटिया लोग पहनते हैं। ये चांदी के सिक्कों को पिरोकर बनाई जाती है, एक माला जो चांदी के सिक्कों से बनाई जाती है। इसमें से एक और इसका नाम है, उसको हमेज या हमेल भी बोला जाता है। ये नाम भी एक ऐसी सेम यही माला जो है आपकी, जो मैंने यहाँ पर बलडंग लिखा है, इसी प्रकार की माला होती है हमेश, वो भी चांदी के सिक्कों से पिरोकर बनाई जाती है, उसको हमेल या हमेश कहते हैं। वो पूछा भी जा चुका है एक बार यूकेएसएससी में। अगला है नंदा देवी का सफल आरोहण नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखी थी? तो टिलमैन ने यह पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इन्होंने ही नंदा देवी का सबसे पहले सफल आरोहण किया था, तो ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने, ठीक है। अगला है जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कब हुई? जसपुर में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना सन 1850 में की गई। अगला है जसपुर का पुराना नाम क्या था? जसपुर का पुराना नाम था शाहजफर, ठीक है। जसपुर जो जगह है उधम सिंह नगर के क्षेत्र में, ठीक है, काशीपुर के पास। तो जसपुर में जो टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1850 में हुई और इसकी जो पुराना नाम था शाहजफर। अगला है प्राचीन काल में उज्जैन नामक किला कहाँ स्थित था? प्राचीन काल में उज्जैन नामक जो किला था यह स्थित था काशीपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है खोखरे का टीला कहाँ स्थित था? यह भी काशीपुर में था। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है खुदाई पर जहाँ पुराने बहुत से टीले हैं जो अब मिट्टी के टीले हैं, मिट्टी में तब्दील हो चुके हैं। एक समय में ऐसा माना जाता है कि ये एक समय के बौद्ध मठ या बौद्ध विहार हुआ करते थे, या ऐसा माना जाता है कि उस समय बौद्ध, क्योंकि काशीपुर का पुराना नाम गौविसाण था, ये आप सब जानते हैं। और गौविसाण में उस समय वेइनसांग जब यहाँ आया था उसने यहाँ पर यहाँ इसका वर्णन किया है कि यहाँ पर उस समय 5 या 6 बौद्ध विहार हुआ करते थे। तो उस समय उसमें से गौविसाण भी था जहाँ पर बुद्ध के अवशेष कुछ जो थे वो बाद में प्राप्त भी हुए थे, ठीक है। कनिंघम लोगों को खुदाई में कुछ प्राप्त भी वहाँ से हुए थे, बर्तन या उसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला है 81 है कुमार कुमारी ग्रह किस जनजाति की एक प्रमुख प्रथा थी? कुमार कुमारी ग्रह जो थी कोल जनजाति की प्रथा थी। आपको पता है कि कोल जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे प्राचीन पुरा जनजाति मानी जाती है। यह भूटिया जनजाति के भांति ही है। जो भूटिया जनजाति में युवा ग्रह या रंग बंग ऐसे प्रथा जो होती है, युवा ग्रह उसमें पाए जाते हैं, जिसमें युवक और युवतियां साथ में रह के जो उनकी आपकी नाइट पार्टीज वगैरह होती हैं वो उस समय प्राचीन समय में उनके वहाँ पर यह एक रिवाज है। इसमें युवा जो साथी होते थे वो अपना जीवन साथी चुनते थे और लेट नाइट पार्टीज वगैरह जो होती थी वो वहाँ पर करते थे और वहाँ अपना जीवन साथी भी चुनते थे। तो इस प्रकार का एक कुमार कुमारी ग्रह वाली प्रथा भी जो है वो कोल जनजाति में पाई जाती है, ठीक है, जाती थी, सॉरी, ठीक है। अगला है महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो महाभारत में कुड़िंदों को, जो कुड़िंद नरेश थे जिसमें हमको कुड़िंद नरेश सुबाहु का भी एक नाम मिलता है, उनको कहा जाता है द्विज, या कहीं पर आपको द्विज श्रेष्ठ भी लिखा हुआ मिलेगा। अगला है कत्यूरी शासन में प्रभावतार नामक अधिकारी कौन था? तो कत्यूरी शासनकाल में प्रभावतार नामक जो अधिकारी था, प्रभावतार यह था भूमि माप करने वाला अधिकारी, ठीक है। क्या था ये? भूमि का मापन करने वाला अधिकारी। जैसे हमारा पटवारी कानून को होते हैं, भूमि का नाप करते हैं आज की डेट में, ऐसे ही उस समय प्रभावतार नामक अधिकारी था कत्यूरी शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं किस पवार राजा ने सिखों को राखी नामक कर देना स्वीकार किया था? तो यह जयकृत शाह था। जयकृत शाह ने यह 1783 ईस्वी में 1783 ईस्वी में जो सिख लोगों का जो ये कर हुआ करता राखी कर जो था, तो ये लेते थे, राखी कर को लेते थे ये लोग, सिख लोग। ये क्या करते थे, जब बॉर्डर इलाके में, मतलब उस क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों में बहुत लूटपाट मचाते थे सिख लोग, जाट लोग जो होते थे। तो इन जाट लोगों का एक होता था कि राखी नामक कर देते थे। राखी नामक कर ये होता था उपज का 1/5, 1/5 या 5वां हिस्सा होता था। तो इसके बदले में ये लूटपाट मचाना बंद कर देते थे। तो ये जयकृत शाह ने, क्योंकि जयकृत शाह का शासनकाल षड्यंत्र से भरा रहा, आपको पता है, उनके खुद के भाई प्रद्युम्न शाह ने कई बार आक्रमण किया जयकृत शाह के वहाँ। बाद में जयकृत शाह इतने परेशान हुए कि उन्होंने क्या करा, रघुनाथ मंदिर में देवप्रयाग में जल समाधि ले ली, यानी कि उन्होंने दिवाली के दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो इस वजह से वो इतने परेशान थे कि उनके पास कोई ना पैसे देने के लिए, मतलब सैनिक उतने नहीं थे, तो उन्होंने राखी नामक कर देना ही स्वीकार किया और ये सिखों को दिया था 1783 ईस्वी के आसपास। वीर सैनिकों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो ये थी रौत भूमि, ठीक है। रौत भूमि, गूढ़ भूमि, अग्रहार भूमि, ये आपने सबने पढ़ी होगी। रौत भूमि को कमाने वाला रावत कहलाए बाद में, रावल या रावत।
गूढ़ भूमि मंदिरों को दान में दी जाती थी, अग्रहार भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार की भूमियाँ प्राचीन काल में उत्तराखंड में सुनने को हमको मिलती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। और अभी इसके बाद क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उसका लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन करते हुए चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्कंद पुराण में उत्तरकाशी का क्या नाम मिलता है? स्कंद पुराण में उत्तरकाशी का नाम सौम्यकाशी मिलता है। ठीक है, सौम्यकाशी मिलता है। वैसे इसका एक स्थानीय नाम बाड़ाहाट भी है। बाड़ाहाट मतलब हाट मतलब यहाँ पर बाजार भी होता है कई बार, जैसे द्वारा हाट। हाट मतलब बाजार का एक सूचक है। तो बड़ा हाट या बाड़ा हाट, उस समय तिब्बती लोग क्या करते थे, उत्तरकाशी में आके अपनी मार्केट वगैरह लगाते थे, तो उसको बाड़ा हाट भी कहा जाता है, प्राचीन नाम है उसका। बट सौम्यकाशी भी इसका नाम है, जो स्कंद पुराण में हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1978 में। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी मतलब कि उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए संघर्ष करना है, उस समय बनाया गया था 1978 में। अगला है, देहरादून का मंदारम क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो देहरादून का जो मंदारम क्षेत्र है उच्च कोटि यानी अच्छे किस्म के चूने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला है, बागेश्वर के समीप थैलीपाटन नामक में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं? बागेश्वर के समीप थैलीपाटन एक जगह है, यहाँ पर तांबे के बहुत भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है बुढ़ानी तथा सभा कोमो, ये नामक जो उत्सव होते हैं किस जनजाति से संबंधित हैं? तो बुढ़ानी और सभा कोमो नामक जो उत्सव हैं भोटिया जनजाति के उत्सव हैं। ठीक है, अगला है, सिधवा एवं विधवा। ठीक है, सिधवा विधवा हमारे वहाँ एक पहाड़ी में होता है सिद्धू विदु, तो सिधवा विधवा नामक देवताओं की पूजा की जनजाति से संबंधित है, वो भोटिया जनजाति से संबंधित है। पशुओं के संरक्षक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये पशु जो चराते हैं भोटिया लोग, आपको पता है कि जो भोटिया लोग उच्च क्षेत्र में रहते हैं, महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये। और आपको पता है कि ये लोग जो ज़्यादातर इनका जो व्यापार चलता है वो चलता है आपका भेड़ बकरी पालन में, क्योंकि उतनी ऊंचाई में आपका कृषि कार्य तो हो नहीं सकते हैं, तो उनके ऊन से ही ये थुलम वगैरह कंबल वगैरह बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो इनके जो सिधवा विधवा करके जो दो देवता हैं, इनकी ये पूजा इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे भेड़ों के रक्षक के रूप में रहें और उनकी रक्षा करें। ठीक है, अगला है, साई नामक देवता की जनजाति से संबंधित है। ये भी भोटिया जनजाति से संबंधित है। साई नामक, ये खोए हुए पशुओं का पता लगाने हेतु उसकी आराधना करता है कि अगर किसी का पशु खो जाए, तो प्राचीन काल में ये होता था कि इनकी जब पशु वगैरह खो जाए तो भगवान के आगे आरती वगैरह या पूजा वगैरह की जाती थी, ताकि उनके जो पशु हैं उनके सुरक्षित होने का पता लग सके। ठीक है, तत्सम दमोला नामक वैवाहिक जो प्रथा है वो किस जनजाति से है? ये भी भोटिया से है, तत्सम और दमोला। तत्सम में क्या होता है, वर बारातियों के साथ कन्या पक्ष के पास जाता है और दमोला में बाराती वर के नाम से कन्या को उठा के ले आते हैं। ठीक है, ये प्राचीन काल में भोटिया जनजाति में बहुत प्रचलित थी। तो तत्सत, अब इसमें तत्सम है, कहीं तत्सत मिलेगा आपको, तत्सत भी मिलेगा, तत्सत और दमोला। ठीक है, ये मतलब अलग अलग राइटरों में अलग अलग इसमें नाम लिखे होते हैं, कई बार आपको पता है। तो तत्सत और दमोला, तत्सम दमोला इसको कहते हैं। तो ये तत्सम में वर लेके जाएगा, बारात लेके जाता है, और दमोला में क्या होता है कि वर के नाम से बाराती उसको ले आते हैं, फिर अपने वहाँ कन्या की शादी मतलब लेके फिर उसके साथ वर के साथ उसकी शादी करवाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तिब्बत के साथ प्राचीन समय में भोटिया व्यापार का एक मध्यस्थ होता था, किसके द्वारा होता था? उसको कहते थे मितुर। क्या कहते थे उसको? जिसे कहते थे मितुर। मितुर मतलब ऐसा होता था कि जब कभी भी दो व्यक्ति, जैसे अब क्या होता था, तिब्बत के साथ प्राचीन काल में भोटिया व्यापार होता था। हमारे यहाँ के जो भोटिया होते थे, माणा के, नीति के, जो ऊपर के क्षेत्र के जो भोटिया लोग हैं, उनका तिब्बत में व्यापार होता था। बाद में उनको ये अधिकार मिला, वहाँ के लोगों ने मकान भी खरीदे वहाँ, जो 10-10 साल के लिए लीज में लेते थे। तो ये व्यापार जो होता था इन दोनों के बीच, क्योंकि तिब्बतियंस और से सामान लाते थे भोटिया और फिर यहाँ बेचते थे हमारे साइड को, तो भोटियाओं के बीच में उसमें एक व्यक्ति होता था, उसको मितुर बोलते थे। ये मितुर क्या करता था, वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके साथ भोटिया लोगों की सेटिंग, मतलब कि सामान कैसे लाना है, उसके लिए एक हिसाब से कहें तो मीटिंग फिक्स करता था, और उस मीटिंग फिक्स करने के बाद ये लोग उसको मितुर बोलते थे। उसी के मध्यस्थ के द्वारा ही वहाँ पर क्या होती थी, उनकी मीटिंग होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न भी इन्हीं से संबंधित है, देख लेते हैं पहले। व्यापार की प्राचीन रस्म सुजली और मुजली प्रचलित थी, ये भी भोटिया जनजाति में थी।
ठीक है। सुजली मुजली प्रथा जो है ये अभी क्या होती है, इसमें एक प्याले से दोनों छंग पीते थे, छंग मतलब शराब। अब इसमें होता क्या था कि जैसे भोटिया लोगों ने जब चलो यहाँ तो मित्र पर आपने पढ़ा कि मित्र होता था और दोनों का पैचअप कराता था कि ना भैया दोनों मीटिंग हो गई। अब मीटिंग हो गई है, अब मीटिंग होने के बाद क्या होता था, उस समय ऐसा तो था नहीं कि भैया तुम वहाँ पर लिखित में ले रहे हो या आपका कोई स्टाम्प पेपर है, वो बहुत पुरानी बातें हैं ये, उस समय कोई ऐसा था नहीं स्टाम्प पेपर वगैरह ले रहे हो तो। तो ये होता क्या था कि इनमें एक सुजली मुजली प्रथा होती थी जिसमें भरोसा ये होता था कि एक ही प्याले से दोनों लोग एक शराब पीते थे, जिसको शराब पीने से दोनों का जूठा होता था। जो शराब पीने के बाद ये माना जाता था कि अब ये घनिष्ठ क्या हो गया, व्यापारी संबंध हो गए, अभी व्यापारी संबंध कभी भी नहीं टूटेंगे। तो एक विश्वास पर ये चलते थे, इसको सुजली मुजली प्रथा कहते थे वहाँ पर। ठीक है, अगला है कनक वंश काव्य के रचिता कौन है? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने 1952 में इसको ये छपी थी। ठीक है, तो कनक वंश काव्य, इसमें कनक वंश काव्य में आपका जो भी है ये पवार शासक या उनके शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, महान हिमालय या महा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी, 7,817 मीटर की ऊंचाई है, आप जानते हो। हिमालय को आपको पता है हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे ट्रांस हिमालय, आपका ग्रेटर हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई, इस प्रकार से हमने उसको तोड़ा हुआ है पूरे के पूरे जो हमारा हिमालय एरिया आता है। ठीक है, तो उसमें जो महान हिमालय की जो सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है वो नंदा देवी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है? तो फूलों की घाटी भी कहाँ स्थित है? महा हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगला देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न। कालसा तथा कराली गाड़ किसकी सहायक नदी है? कालसा तथा कराली गाड़ जो है ये है आपकी गौला नदी की, जिसको हम गार्गी, प्राचीन प्राणों से गार्गी कहा गया है, नदी की सहायक नदी है। गौला जो है वो पहाड़ पानी से निकलती है और यहाँ से निकलती है और काठगोदाम में सर्वप्रथम मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करती है? मैदान में प्रवेश करती है, काठगोदाम में। और जो हल्द्वानी है वो गौला नदी किनारे है, फिर उसके बाद ये राज्य से किच्छा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये फिलहाल जो गौला नदी है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर यह स्वतंत्र रूप से बहती है, किसी भी नदी में मिलती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अगला है सौंग और सिसुआ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सौंग और सिसुआ गंगा की सहायक नदी हैं, ये रायवाले के पास गंगा में मिल जाती हैं। अगला है रिस्पना तथा बिंदाल, रिस्पना तथा बिंदाल किस नदी की सहायक नदी है? ये सिसुआ की सहायक नदी है। ठीक है, आगे है वाल्दी तथा विद्यालन्या रो किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सौंग नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सौंग और सिसुआ दोनों आपका किसकी सहायक नदियां हैं? वो गंगा की हैं और इनकी भी छोटी छोटी यहाँ पर सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे है मई कोटली व सुखराम ग्लेशियर, मई कोटली व सुखराम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ग्लेशियर जो हैं वो बागेश्वर में स्थित हैं। अगला है वनों या चारागाह क्षेत्रों में संलग्न कृषि भूमि को क्या कहलाती है? जो वनों से संलग्न जो भूमि है, जो चारागाह से संलग्न भूमि है वो बुढ़िया भूमि कहलाती है, जिसको हम जंगल वाली भूमि कहते हैं। बुढ़िया भूमि ये ऐसी भूमि है जो बिल्कुल जंगल के बहुत करीब होती है और ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, अगला है प्रदेश में रेशम उद्योग सन 1958 में देहरादून में रेशम कीट के फार्म की स्थापना की गई। यानी कि प्रदेश में जो रेशम उद्योग शुरू हुआ माना जाता है आज़ादी के बाद, वो 1958 में देहरादून में सबसे पहले वहाँ से शुरू माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना सन 1958 में की गई थी। आप जानते हो कि चंद्रवंश के जो राजा थे इंद्रचंद, तो इंद्रचंद के समय में सबसे पहले यहाँ पर उत्तराखंड का, अगर हम संपूर्ण उत्तराखंड का कहें तो सबसे पहला कारखाना रेशम का इंद्रचंद के समय में ही लगा हुआ था। ठीक है, वो अपनी अलग बात होगी, वो अगर हम एंशिएंट में मतलब हम अगर प्राचीन राजाओं के समय में जाएं तो उसका इंद्रचंद सही आंसर होगा। और यहाँ पर अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो 1958 में यहाँ पर देहरादून में सबसे पहले रेशम उद्योग की स्थापना हुई थी। चंपावत नगर की स्थापना किस शासक के कार्यकाल में हुई? तो चंपावत नगर सोमचंद्र ने बसाया था, ये आप जानते हैं सभी। चंपावत अब इसकी भी कई कहानियां हैं, कोई कहता है चंपावती नदी बहती है तो उसके वजह से उसका नाम चंपावत रखा गया। कोई कहते हैं कि चंपावती जो था वो आपका सोमचंद की बीवी का नाम था, यानी कि जिससे उसने शादी की थी। तो सोमचंद जो था झूसी प्रयाग इलाहाबाद से आया था, 700 ईस्वी का टाइम इसका माना जाता है अभी फ़िलहाल। ठीक है,
तो ये झूसी इलाहाबाद से आया, प्रयाग से आया यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ब्रह्मदेव जो उस समय का त्रिपुरी शासक था, जिसका ब्रह्मदेव मंडी के नाम से टनकपुर में एक जगह भी है, तो काली कुमाऊँ का राजा था, उसने अपनी बेटी की शादी से कराई, 15 बीघा ज़मीन इसको दान में दे दी। 15 बीघा ज़मीन में इसने सबसे पहले सोमचंद ने अपना किला बनाया, इसको हम राजभूंगा किला कहते हैं। तो इस प्रकार से इसने धीरे धीरे अपने सोमचंद ने अपनी राज्य की स्थापना करी, और उसके आने वाले जो समय के राजा हुए, उन्होंने उसको बहुत विस्तार किया था। ठीक है, तो सोमचंद ही सबसे पहले चंपावत नगर की स्थापना की थी। रामनगर की स्थापना कब और किसने की? तो रामनगर की स्थापना कुमाऊं कमिश्नर रैमजी ने की थी सन 1850 में। इसको रैमजी नगर कहा जाता था पहले रामनगर को। यह ढिकुली गांव के अवशेषों पर बसाया गया था। ढिकुली गांव जो है वहीं रामनगर के पास। ढिकुली गांव का जो संबंध है वो बहुत पुराना है, महाभारत काल से माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ढिकुली गांव में उस समय ऋषि जो थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उनका तपस्या मानी गई है। कुछ लोग उसको बौद्ध धर्म का केंद्र मानते हैं। बहुत पुराना ये था ढिकुली गांव। तो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे की खासियत क्या थी कि आपको पता है कि रैमजे के कई मतलब जो थे जगह जगह पर, जैसे जाड़ों में कभी अगर उसको अब यहाँ जाड़ों में तो ठंडा बहुत होता था, तो वो प्लेन्स के ज़्यादा हल्द्वानी में उसके मकान थे, रामनगर में उसने अपना मकान बनाया था, अपना कोठी बनाई थी, कौसानी में उसकी कोठी थी, अल्मोड़ा में थी। ठीक है, कई जगह पर उसने कोठियाँ थी। तो कभी वो क्या रहता था, 4 महीने यहाँ, 4 महीने वहाँ, 4 महीने वहाँ, 4 महीने वहाँ, इस प्रकार से घूमता रहता था। तो रैमजे के नाम पे इसको रामनगर यानी कि रैमजे नगर कहा जाता था। बाद में उसका नाम रामनगर कर दिया। इसकी स्थापना 1850 में की गई थी। ठीक है, काशीपुर की स्थापना किस राजा के शासनकाल में? काशीपुर की स्थापना जो हुई वो देवीचंद के समय में हुई मानी जाती है। ठीक है, बट इसमें वैसे 1639 ईस्वी में हुई थी। 1639 ईस्वी में इसकी स्थापना काशीपुर में काशीनाथ अधिकारी ने की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, मसूरी की प्रथम इमारत कौन सी थी? मसूरी की जो प्रथम इमारत थी यह थी मलिंगार होटल। मलिंगार होटल सन 1828 में बसाया गया था। अब कैप्टन यंग नाम का व्यक्ति था, उसने मसूरी को बसाया। तो कैप्टन यंग जो था वो मलिंगार नामक गांव से रहता था। अब उसका संबंध जो गांव था, मलिंगार नाम के गांव से उसका संबंध था, ऐसा माना जाता है। और इसलिए उसने जो प्रथम होटल या पहली इमारत जो बनाई उसको उसने नाम मलिंगार दिया था, और मलिंगार होटल की स्थापना 1828 में की गई थी। मसूरी की पहली इमारत भी मानी जाती है। ठीक है, और पहली इमारत थी मतलब। अगला है सिस्टर बाजार और कुलड़ी बाजार। सिस्टर बाजार जो है आपका यह स्थित है मसूरी में। ठीक है, और कुलड़ी बाजार जो है वो भी मसूरी में है। ऐसे कुछ बाजार हैं फेमस जिनके बारे में पूछा था। जैसे लाल कुर्ती बाजार पूछा गया था लास्ट टाइम, रानीखेत में है लाल कुर्ती बाजार। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई बार से ठीक है, लाला बाजार अल्मोड़ा में है। इस प्रकार से कई बाजार भी कई बार पूछे जाते हैं। तो सिस्टर बाजार, कुल्ली बाजार, ये इस प्रकार के जो बाजार हैं, सिस्टर बाजार जो हैं, ये अंग्रेजों के समय के बना हुआ है। तो ये कहाँ है? मसूरी में है। अगला है हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना कब की? तो ये दोनों ने जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में ये की थी। ठीक है, उस समय छोटे थे, तो अपने बाल्यावस्था में ही, मतलब कहें तो हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते हुए ही इसको उन्होंने बना दिया था। अगला है समस्त उत्तराखंड में राष्ट्रीय झंडा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह 26 जनवरी सन 1930। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़ दें, अगर हम टिहरी रियासत को छोड़ के संपूर्ण उत्तराखंड में यहाँ पर झंडा दिवस मनाया गया, झंडा फहराया गया 1930 में। ये आप जानते हो कि हुआ क्या था कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उससे संबंधित है झंडा दिवस। ठीक है, जो संपूर्ण उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, झंडा फहराया गया था, ये एक्चुअल में आपका जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 1929 का ही जो आपका लाहौर अधिवेशन है, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने झंडा फहराया था, उसके बाद इसको संपूर्ण देश में मनाया गया। ठीक है, सिर्फ टिहरी रियासत में इसको नहीं मनाया गया। तो टिहरी रियासत में राजा चलता था, और राजा जो था वो अंग्रेजों का भक्त था, तो इसलिए टिहरी रियासत को छोड़ के पूरे संपूर्ण देश में फहराया गया। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की स्थापना सन 1994 में की गई थी। अगला है बिरादरी पंचायत की जनजातीय संबंधित है। बिरादरी पंचायत जो है यह बोक्सा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये काफ़ी पुराने नोट्स हैं, अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। बिरादरी पंचायत जो है बोक्सा जनजाति से संबंधित है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है। तो ये हुई थी 25 दिसंबर सन 2018 को। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अटल आयुष्मान आपने देखा होगा, कार्ड ही बन रहे थे आयुष्मान कार्ड। ठीक है, तो उसी का ही है, जिसका आजकल गोल्डन कार्ड बहुत ही सुर्खियों में है। आप कह तो रहे हैं कि वो बंद होने की कगार पे है क्योंकि उसमें कुछ मिल नहीं रहा है गोल्डन कार्ड में, तो वही इसी का ही है, एक पार्ट है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना की शुरुआत जो हुई थी 25 दिसंबर सन 2018 को हुई थी। उत्तराखंड का पहला राज्य जिसको लागू किया था इसने। 1350 बीमारियों को इसके अंदर इंक्लूड किया था कि इतनी बीमारियों को हम इलाज कराएंगे। 18 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। इसमें यही तो था कि 5 लाख तक का आपका जो भी खर्चा आएगा, मेडिकल खर्चे, वो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये था जो किसी को नहीं मिल रहा है फिलहाल।
शायद किसी को मिला हो तो अच्छी बात है। हुआ क्या था कि 26 जनवरी सन 2019 से इसको लागू कर दिया गया और इसी दिन से एयर एम्बुलेंस को भी लागू किया गया, क्योंकि एयर एम्बुलेंस जो थी उसका भी काम ये था कि एयर एम्बुलेंस का मतलब ये था कि दुर्गम इलाकों में जहाँ पर आपकी गाड़ी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक आपने डोली सेवा भी सुना होगा। डोली सेवा भी इसी समय शुरू की, 2016 के समय पर ही शुरू की गई थी वो। डोली सेवा जो थी वो भी आपका क्या है कि मरीजों को कंधे में उठा के एक जगह से दूसरा, क्योंकि पहाड़ों में तो आपको पता है कि गाड़ियों का रोड का तो ऐसा रोना धोना है कि अभी सब जगह नहीं पहुंची है, तो इसलिए वहाँ पर डोली सेवा ही ज़्यादा क्या होती है, प्रेफर होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से एयर एम्बुलेंस भी शुरू की गई 26 जनवरी सन 2019 को, और आपका इसी समय से आपका अटल आयुष्मान योजना पूरे उत्तराखंड में भी पूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी। ठीक है, शुरुआत पहले हुई फिर उसका पूर्ण राज्य में लागू कर दी गई। ठीक है ना। तो ये होते आज के जो 50 टॉप प्रश्न थे, आपको अच्छे लगे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। तो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के सामने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए यार, औरों का भी तो फ़ायदा होना चाहिए, ताकि आप देखो अपने फ्रेंड का भी फ़ायदा हो, क्योंकि लॉकडाउन में आपका रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप क्या करिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार से टॉप 50 वन लाइनर के साथ। चलिए।